इस समय हमारे साथ मौजूद है विजय भेसला कर्नल किरोड़ी सिंह भेसला के पुत्र है, और जो गुजर आंदोलन प्रदेश में चल रहा है, गुजर आरक्षण आंदोलन, उसकी अगुवाई भी कर्नल भेसला ने की थी। और साथ में अब जब तमाम गुजरों से जुड़ी हुई तमाम जो मांगे हैं उनको उठाने का काम उनके बेटे विजय भेसला कर रहे हैं। देखिए, आरक्षण का लाभ तो हमें पिछले 2 साल से मिल रहा है। 5% आरक्षण मिल रहा है, 2019 में मिल गया था। लेकिन जब तक इसको एक सुरक्षा कवच न प्रदान हो तो कभी भी ये लीगल उसके इशू में आ सकता है। तो इसलिए 2019 में ही हमने रिक्वेस्ट करी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसको आप नवी अनुसूची में डालिए, जिससे कि इसके पर कवच रहे। और 2019 में एक पत्र भेज दिया था राज्य सरकार ने, और उसके बाद 2020 में भी एक पत्र वापस से भेजा गया। अब बात ये आ रही है कि अभी तक ये नवी अनुसूची में नहीं डाला गया है। तो इस बात को लेकर के हमें काफी रोष है, समाज में काफी सारी प्रतिक्रिया हैं जो कि अमूमन बहुत ही सार्थक नहीं है। दिक्कत ये आ रही है कि अगर कल की तारीख में अगर किसी कारण से अगर इस पर स्टे हो जाती है तो जिम्मेदारी तो केवल फिर केंद्र सरकार की बन जाती है ना, क्योंकि राज्य सरकार ने तो अपनी तरफ से बना करके भेज दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं राज्य सरकार का पक्ष ले रहा हूं, लेकिन जो फैक्ट है वो तो ये। तो इस सिचुएशन में हमने पत्र लिखा, और केवल ओम बिरला जी को नहीं लिखा, मैंने 25 में से 16 सांसदों को लिखा, क्योंकि राजस्थान में 25 में से 16 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो एमबीसी बाहुल हैं, और वहां पर जो व्यक्ति जीत करके आता है वो एमबीसी समाज की कृपा से जीत करके आता है। जब 25 में से 25 सीटें निकली, और पिछली बार जब हम लोग, मैं और कर्नल साहब, हम सब मिलकर के हमने कैंपेनिंग करी थी, तो 11 लोकसभा सीटों में तो हम लोग खुद गए थे। जब 11 में हम लोग खुद गए थे, पूरे समाज ने छक करके वोट दिए हैं और आपको सपोर्ट किया है, तो आपका भी तो बनता है कि आप उनको सपोर्ट करें। लेकिन मोदी सरकार मदद क्यों नहीं कर रही, सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? जबकि मुझको याद है कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले कर्नल भेसला और आपने बीजेपी ज्वाइन करी थी। अब बीजेपी में आप गए, उसके बाद आपके समाज की मांग को दरकिनार किया जा रहा है, लटकाया जा रहा है। बिल्कुल, ये बात, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। हम लोग बीजेपी गए, बीजेपी ज्वाइन करी, हम बीजेपी के मेंबर हैं। जैसे कि पूरे भारत में 3/4 लोग बीजेपी के मेंबर हैं, उनमें से हम भी एक मेंबर हैं। और हम एक समाज का, कर्नल साहब एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और केवल राजस्थान का ही नहीं, पूरे भारत का करते हैं। कर्नल साहब का और हमारी टीम का जो इम्पैक्ट है केवल राजस्थान में ही नहीं है, मध्य प्रदेश में है, यूपी में है, आपके गुजरात में है, आंशिक महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, ठीक है, उत्तरांचल में है, उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है। तब इतनी अमेठी में तो खास करके हमारे वहां पे करीब 1.5 लाख वोटर्स है। तो जब इतना आपके पास बाहुल्य है तो ऑब्वियसली सरकारों को सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। अब क्यों नहीं करा, ये प्रश्न का उत्तर तो वही दे पाएंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर नहीं हुआ तो इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं होंगे, क्योंकि लोगों में रोष है। 2 साल से, आप ये देखिए, 2 साल से हमारे समाज ने 5% आरक्षण का लाभ उठाया है। हमारे अनगिनत तो सब इंस्पेक्टर बने, बहुत सारे लेक्चरर्स बने हैं, डॉक्टर्स इतने बन गए हैं, 21 आरएएस बन चुके हैं। इस बार के आरएएस एग्जाम्स में, मेंस की बात में जो आएगा, करीब 64 बनेंगे। अब अगर इसमें स्टे हो जाता है तो एक भी नहीं बनेगा। गलती किसकी है? हमारी तो गलती नहीं है। हम तो 2006-2007 से आंदोलन करते आ रहे हैं। हमने अपने 73 भाइयों को खोया, हम आंदोलन करते आ रहे हैं, हमने अपना पूरा संघर्ष किया, और संघर्ष के बलबूते पे 5% आरक्षण मलारना डूंगर की पटरी पे बैठ करके राज्य सरकार से हम लेकर आए। अब केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है ना। ऐसे तो हो नहीं सकता कि अगर हम जीत गए तो हम कहीं और चले जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता साहब। ये राजस्थान है, और राजस्थान में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि राजस्थान की राजनीति जो चलती है, और जब मैं जो 16 की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए चलती है साहब कि कास्ट बेस्ड है। मतलब कोई अगर कहे कि नहीं ये 36 कौम की पॉलिटिक्स होती है तो गलत है। मुगालतों में जी रहे सारे के सारे। रियलिटी ये है कि आपके पास कास्ट बेस्ड समीकरण चाहिए जिसके बेसिस पे आप इलेक्शंस जीतते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो आपका विधानसभा का हो। आप 25 में से 16 तो हम बाहुल हैं। लेकिन कृष्णा जी, मेन बात यह है कि समाज ने तो आपके इशारों पर, आपके कहने पर वोट दिया। अब यदि उनको 2 साल में न्याय नहीं मिल पाया तो फिर वो आपके साथ क्यों लगेंगे? दूसरी बात ये, समाज आपके साथ नहीं रहेगा तो फिर आपकी भी वैल्यू नहीं है। आप बीजेपी में गए तो क्या आपने बीजेपी की स्थानीय इकाई से इस बारे में सवाल किया? क्योंकि केंद्र में उनकी सवाल बिल्कुल बिल्कुल, स्थानीय इकाई को भी इसके बारे में पता है।
केंद्र को भी इसके बारे में पता है। ऐसा नहीं है कि ये बात आज पहली बार उठा रहा हूं मैं, आज तो आपके सामने आ रही है ये बात। मैं पिछले 2 साल से लगातार समय समय पर उठाता आ रहा हूं, लेकिन अब क्या है कि पानी सर से ऊपर चढ़ने लगा। क्योंकि बहुत ही सरप्राइजिंग है कि 2 साल हो गए हैं और इतने सारे सत्र हो गए लोकसभा के, इसमें बात ही नहीं हुई। तो क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम कहते कुछ हैं और होता कुछ है? मुझे तो लगता नहीं। और मैं एक बार के लिए ये भी मान लूं कि ठीक है, सारी चीजें दरकिनार कर लें और हम विश्वास कर लें कि हाँ ठीक है, सब कुछ विश्वास पर टिका है, तो एक बार और विश्वास करके देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि सवाल सर्वों पर ही है भाई साहब। और अगर आप पॉलिटिक्स की भी बात करो तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। अगर कास्ट की सपोर्ट आपके पास नहीं है तो फिर कौन सी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो आप? ये 36 कौम की नेतागिरी नहीं चलती राजस्थान में। अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि लोकसभा का जो सत्र है वो आ रहा है, यदि इस सत्र के दौरान उठाया नहीं गया मामला या इसका समाधान नहीं हुआ, नवी अनुसूची में नहीं डाला गया, तो फिर समाज क्या करेगा? और दूसरा इससे जुड़ा सवाल है, राजस्थान से 3 केंद्रीय मंत्री आते हैं, उन्होंने अब तक क्या किया? मुझे तो लगता नहीं कुछ किया होता तो आज ये बात नहीं होती ना कि मेरे को चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ रही है। बात ये है कि उन्होंने क्यों नहीं किया। आप जरा उनसे ये भी पूछिए। आप, मैं तो पूछूंगा ही पूछूंगा जब कभी मिलेंगे, लेकिन आप भी अपने माध्यम से पूछिए कि क्यों नहीं किया। क्या 72 विधानसभाएं, 16 लोकसभाओं, राजस्थान की 16 लोकसभाएं और 72 विधानसभाओं के लोगों का कोई मान्य नहीं है क्या राजस्थान की राजनीति में? कोई इस बात का, इस प्रश्न का कोई जवाब देगा? चाहे कोई भी पार्टी हो। बात तो यहां पे आती है कि हम तो बाहुल हैं साहब, आप हमें बाहुल गिनते नहीं हो, वो गलती आपकी है। नहीं गिनते, गलती उनकी है, तो फिर समाज ने उनके लिए क्या किया सबक सिखाने के लिए? शुरुआत तो हुई ना, आज एक शुरुआत हुई, आज बात मुखर होकर के आ रही है। ठीक है, अब आप पूछ रहे थे मुझसे कि होगा क्या। बात यह है कि मराठा रिजर्वेशन पे स्टे लग गया सुप्रीम कोर्ट का, और अमूमन अगर वही प्रोसेस चला तो लोग ये कह रहे हैं और कोर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे इस आरक्षण पर स्टे लग जाए। स्टे लग जाएगा तो आंदोलन होगा साहब, ये तो पक्का गारंटेड है। क्योंकि हमने तो भाई देख लिया कि हमें 5% से क्या मिलता है, और हम इतने सालों से आंदोलन करते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं, फिर लड़ेंगे। लेकिन इस बार की लड़ाई अलग होगी, क्योंकि ये 9वीं अनुसूची में नहीं डालने की वजह से स्टे होगा। राज्य सरकार का इसमें नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं राज्य सरकार की तरफ हूं, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। राज्य सरकार ने गेजेट नोटिफिकेशन डाल करके, कैबिनेट अप्रूवल करके आपको 5% आरक्षण दे दिया, हम उसका फायदा उठा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 9वीं अनुसूची में नहीं डाला, ये विदित है सबको। और अगर आरक्षण स्टे होता है और गाज गिरती है तो 9वीं अनुसूची में नहीं जाने की वजह से गिर रही है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर केंद्र सरकार के पास आ रही है। मतलब इस लोकसभा सत्र के दौरान यदि 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर कुछ काम नहीं हुआ, तो ये मान के चले कि आप लोगों का जो नाराजगी है, समाज की जो नाराजगी है, वो बीजेपी और केंद्र सरकार से रहेगी? समाज की तो नाराजगी रहेगी साहब, इसमें तो आप समाज से हमारी भी नाराजगी रहेगी। हमने तो खून पसीना बहा है, कर्नल साहब की हालत खराब थी तो भी कैंपेनिंग करी है हमने। अगले साल 5 कुछ राज्यों में चुनाव है, जिसमें यूपी सबसे महत्वपूर्ण है। क्या माना जाए कि नाराजगी यदि रहती है, 9वीं अनुसूची में नहीं डालते एमबीसी को, तो कहीं ना कहीं इन चुनावों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है आप लोगों की तरफ से? प्रैक्टिकल बात यह है कि जब हम पटरी पे बैठते हैं तो वेस्टर्न यूपी के जो गुर्जर बाहुल के जो लोग हैं वो आकर के हमारे साथ पटरी पे बैठते हैं। हमारा यूपी वेस्ट में आना जाना बहुत है, हमारे गोत्र मिलते हैं, शादियां होती हैं, हमारा परिवार है एक्सटेंडेड। तो अगर हमें यहाँ दर्द होगा तो उसकी कोई चीख वहां भी निकलेगी। विजय जी, मेरा अंतिम सवाल है, मतलब प्रदेश की गहलोत सरकार से, कांग्रेस सरकार से नाराजगी नहीं है, अब नाराजगी बीजेपी की सरकार से है। और यदि लोकसभा के इस सत्र के दौरान आपकी जो जायज़ मांग है 9वीं अनुसूची में डालने की, एमबीसी के आरक्षण को, वो नहीं डाली जाती, तो इसके बाद आंदोलन तय माना जाए? नाराजगी दोनों से है, थोड़ी सी कम है राज्य सरकार से। राज्य सरकार ने 2 बार चिट्ठी भेज करके अपना पल्ला झाड़ लिया, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ के लोग राजस्थान के लोग हैं और 72 विधानसभाओं में हम काबिज करते हैं। तो अगर आप ये कह के बोल दो कि हमने चिट्ठी भेज दी और हमारा काम हो गया, ये तो गलत बात है। अगर नहीं हुआ तो हर क्वार्टर आपको पीछे पड़ना। आपने करा क्या है? आप लोगों ने यहाँ से क्या डेलीगेशन भेजा है थावरचंद गहलोत जी को? नहीं भेजा ना, क्यों नहीं भेजा?
ये मेरी स्टेट गवर्नमेंट से आर्ग्यूमेंट है कि आपने केवल चिट्ठी भेज के बोला कि पल्ला झाड़ दिया, और केंद्र सरकार को जब चिट्ठी मिल चुकी है तो उसमें क्रियान्वयन क्यों नहीं किया? क्या आप हमें हल्का समझ रहे हैं? हल्का ना समझें, हल्का ना समझें। मतलब वेट एंड वॉच की स्थिति है। वेट एंड वॉच है ही नहीं। अगर ये स्टे हो गया तो आंदोलन तो निश्चित है, और ये पटरियों पर होगा, रोड पे होगा, आसमान पे होगा, जमीन पे होगा, ये पक्का है, क्योंकि हम लोग अपना आरक्षण नहीं, 73 लोगों का देहांत हुआ। तो ये है विजय भेसला जी, निश्चित तौर पर पत्र लिखा है लोकसभा अध्यक्ष को, साथ ही केंद्र के आला नेताओं तक अपनी मांग पहुंचाई है, समाज की मांग पहुंचाई है। चाहते हैं कि जो आरक्षण राजस्थान में 5% एमबीसी को मिल रहा है उसको सुरक्षा कवच केंद्र सरकार नवी अनुसूची में डालकर दे। लेकिन 2 साल का समय निकल गया, जिस मांग को लेकर, जिस आश्वासन को लेकर समाज यहां पर विश्वास कर रहा था मोदी सरकार पर, वो अब तक पूरा नहीं हो पाया। यही कारण है कि अब समाज में आक्रोश है और इस लोकसभा सत्र का इंतजार किया जा रहा है कि शायद इनकी ये गुहार, इनकी ये मांग इसमें मान ली जाए। लेकिन अब इंतजार है कि क्या इस बार सकारात्मक कोई निर्णय होता है या नहीं। यदि नहीं होता है तो साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगला रास्ता आंदोलन का ही होगा। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।